नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी विकल्प। सुधा जी प्रवासी भारतीय हिंदी लेखिका हैं और 4 दशकों से विदेश में हिंदी के प्रचार और प्रसार में रत हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी विकल्प मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। वो कब कहाँ पहुँच जाती है किसी को पता नहीं चलता। उस दिन भी वो दबे पांव वहाँ चली गई थी। सामने वाला दृश्य देखने के साथ ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सोचने समझने की शक्ति साथ छोड़ गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों ने जो देखा क्या वो सच था? कमरे के भीतर जाने से पहले ही वो पलट आई। असहज हो गई थी वो। उसे भीतर कुछ कचोटने लगा। ऐसा लगा जैसे टांगे चलना नहीं चाह रही। उसने स्वयं को वहाँ से धकेला। अच्छा हुआ जब दबे पांव सीढ़ियाँ उतरकर पहले तल पर आई तो घर का कोई भी सदस्य सामने नहीं था, वरना उसकी बदहवासी देखकर कई तरह के प्रश्न पूछे जाते और वो संकट में पड़ जाती। झूठ बोलती तो भी पकड़ी जाती। सासू माँ की पैनी नज़रें उससे सच उगलवा लेती। उसने धम से सोफे पर अपना शरीर पटका जो बेहद कांप रहा था। दिल के धड़कने की आवाज़ उसे कानों में सुनाई दे रही थी। घबराहट के साथ वो बुदबुदा रही थी, राम नाम जप रही थी। माँ ने कहा था जब भी विकट या असामान्य परिस्थितियाँ आएं तो राम नाम जपना। अदृश्य शक्ति जो कण में है और हर एक के भीतर भी है, जाप से सचेत हो जाती है, जागृत हो जाती है। संकट के क्षणों में सही राह दिखाकर स्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, उसकी बातों को बहुत गंभीरता से लेती है। उस समय उसे अपने विचलित मन को काबू में करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए थी। राम नाम का जप ही उसे वो ऊर्जा दे सकता था। मस्तिष्क में जेठानी और देवर, उसकी क्रियाएं घूम रही थीं। दरवाज़ा खुला था और वे इतने संलिप्त थे कि उसके आने जाने का उन्हें आभास ही नहीं हुआ। दृश्य को याद कर उसे फिर घबराहट हुई और उसका बदन पसीने से भीग गया। कृत्य उन दोनों का और चित्त उसका स्थिर हो रहा था। वो अवाक थी। दोनों कितने निडर थे, दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। उन्हें शायद किसी के आने का अंदेशा नहीं था, भय भी नहीं था, उसका भी नहीं। जबकि परिवार का हर एक सदस्य जानता है कि वो पूरे घर में अतृप्त आत्मा सी घूमती रहती है, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती। उसकी सास ने उसकी इस आदत पर उसे कई बार टोका, पर जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वे इतनी आसानी से नहीं छूटती। मायके घर में शुरू से ही उसे बेचैन आत्मा कहा जाता था। बेवजह बेमतलब घर में घूमती रहती थी। घर के उन कोनों तक भी पहुंच जाती थी जो बच्चों के लिए वर्जित थे। उसे सब कहते थे कि वो फिजूल टांगों को चलाती रहती है और समय की बर्बादी करती है। यही कारण था कि वो कोई भी काम एकाग्रचित्त होकर नहीं कर पाती। काम करते हुए ध्यान भटक जाता है और वो उसे अधूरा छोड़कर चल पड़ती है। एक दिन वो होमवर्क करते हुए उसे बीच में छोड़कर छत पर टहलने चली गई तो चाचा और पड़ोसन को देखा। पड़ोसन मुंडेरा लांग कर आई थी। वो दौड़कर नीचे आई और सारी बात चाची को बता दी। चाची ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी बात को पूरी नहीं होने दी और उसका कान ऐंठते हुए कहा, खबरदार ये बात किसी और को कही, यहीं ज़मीन खोद कर तुम्हें गाड़ दूंगी। पर वो चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बता दी और साथ ही चाची के व्यवहार का भी जिक्र कर दिया। माँ ने उसे सीने से लगाकर गहरी सांस भरकर कहा था, इतनी छोटी उम्र में मेरी बच्ची को ये सब देखना पड़ा। माँ आगे कुछ भी नहीं बोली थी, बस उसे सीने से लगाकर सहलाती रही थी। अब उसे सहलाने के लिए उसकी माँ आसपास नहीं थी। वो अपने आप को कोसने लगी। उसकी किस्मत फूटी है जो हर बार उसे ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। वो तो अपनी जेठानी नीरा, जिसे वो भाभी कहती है, से बात करने गई थी। कौन सी बात उसे याद नहीं आ रही। उस दृश्य ने जैसे उसे सब कुछ भुला दिया था। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर उसे बस इतना याद आया कि नीरा भाभी ने उसे डिनर बनाने को कहा था। लंच भाभी ने बनाया था और कहा था कि वो थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जा रही हैं। साथ ही ये भी हिदायत दी थी कि वो डिनर बनाकर ही किचन से हटे। 2-3 घंटे की व्यस्तता थी, उसके लिए इतना समय काम करते हुए काटना कठिन था। कुछ याद आते ही वो नीरा भाभी से पूछने चली गई। अपनी इस आदत से वो बेहद परेशान हो गई है, तंग आ गई है। वो धैर्य से काम क्यों नहीं लेती? अब वो बच्ची नहीं रही। नीरा के लौटने का इंतज़ार करती, जो भी याद आया था तब पूछ लेती। उसके मन मस्तिष्क की अजीब सी हालत हो गई थी। उसे कुछ हो रहा था पर वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या हो रहा है।
वो सोफे से उठकर पानी पीने जाना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी, पर वो उठ नहीं पाती। लगता था उठेगी तो गिर जाएगी। वो वहीं बैठी अपने बदन और भावनाओं के बिखेरपन को समेटने लगी। नैतिक और अनैतिक का द्वंद्व छिड़ चुका था। वो सोचने लगी, जो कुछ उसने देखा वो अनैतिक है, गलत है। छोटा देवर भाई की तरह होता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? परिस्थिति को समझने के लिए वो सहज होने की कोशिश कर रही थी। विचारों का रेलम पेल था। उसका देवर घर कब आया, उसे पता क्यों नहीं चला? शायद वो घर पर था, काम पर गया ही नहीं। वो इतनी लापरवाह कैसे है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता? अब वो इस घर में कैसे रहेगी? अपनी जेठानी और देवर का सामना कैसे कर पाएगी? क्या उसे अपने पति से इसकी चर्चा करनी चाहिए? पति की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या उसे चुप रहकर सब देखना चाहिए? अम्मा जी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती हैं। वे शायद उसे ही गलत ठहरा दें, फिर वो क्या करेगी? उसे इस घर में आए कुछ ही महीने तो हुए हैं, अभी वो सबके स्वभाव से भी परिचित नहीं। जेठ जी को पता लगेगा तो उन पर क्या बीतेगी? पत्नी और भाई के धोखे को वे सह नहीं सकेंगे। वे बेहद सरल, सौम्य और मितभाषी हैं। उसके पति भी ऐसे ही हैं। देवर बहुत चुलबुला है। बेसुरे खरपतवार से कई प्रश्न उगने लगे। वो उनके उत्तर तलाशती, उनमें उलझती गई। भाभी, किन सोचों में डूबी हैं आप? देवर की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। बड़ी देर से वो अपने लाडले से लड़ रही थी। अरे आप तो ऐसे चौंकी जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई, देवर हंसते हुए बोला। वो उसकी ओर देखे बिना किचन में चली गई। किचन बिखरा छोड़ कर ही वो चली गई थी। उसे समेटने लगी। ठीक है, आप चाय बनाएं, मैं अम्मा और बाबूजी को बुलाता हूँ, देवर ने उसे देखकर कहा। उसने कनखियों से देवर को देखा। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं, वही मुस्कुराता नटखट कमल। उसे देखकर अम्मा जी अक्सर कहती हैं, मेरे बेटे का नाम कमल है, उसका चेहरा भी कमल की तरह खिला रहता है। कमल तो कीचड़ में खिलता है, पर यह कीचड़ में धंसता जा रहा है। ऐसे संबंधों को क्या कहेंगे? मन ही मन वो विचारों में उलझे धागे सुलझा रही थी। वो कपों में चाय डालने लगी, तभी नीरा ने पीछे से कंधों पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप गए और चाय गिर गई। संपदा, तेरा ध्यान कहाँ है? सारी चाय गिरा दी और नीरा ने चाय की केतली उसके हाथ से ले ली। संपदा बौखला गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। सजी धजी मुस्कुराती नीरा सबको चाय देने लगी। संपदा की सोच के घोड़े उसके बस में नहीं रहे। वे बेतहाशा भागने लगे। क्या उसने जो देखा उसकी आंखों का धोखा था, या वहां सच में कुछ हुआ था? दृश्य फ्लैशबैक सा घूमने लगा। उसे महसूस हुआ उसका बदन तप रहा था। संपदा वहां से जाने लगी तो देवर ने उसे कहा, भाभी जी, आज आप किन्हीं ख्यालों में डूबी हैं, क्या बात है? हमसे शेयर करें, शायद हम आपकी कुछ मदद कर दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कहकर वो वहाँ से चली गई। उसका इस तरह जाना सबको अटपटा लगा। अम्मा, बाबूजी, कमल और नीरा उसे जाते देखते रहे। संपदा अस्वस्थ हो गई, चित्त से भी और शरीर से भी। हमेशा उसका विवेक संबंधों की गर्मा टूटते ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिर कोई भी तर्क दिया जाए, किसी तर्क को नहीं मानता, नाजायज संबंध स्वीकार नहीं करता। और उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी कि वो चुप क्यों है। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, किसी से संवाद नहीं करना चाहती थी। शिव, उसके पति ने उसे कई बार उसकी उदासी और बेचैनी का कारण पूछा। वो टाल गई। अधिक समय वो अपने कमरे में अपने आप में सिमटी रहती या घर के कामकाज को अनमने मन से चुपचाप करती। अब उसने समय असमय घर में घूमना बंद कर दिया। परिवार के सदस्यों ने उसमें आए इस परिवर्तन को महसूस किया, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लापरवाह बने रहे। उसके भीतर घमासान मचा था। उसका मन कह रहा था कि वो अम्मा जी को बताए, शिव को घर में हो रहे इस अनाचार की सूचना दे, पर उसके मुंह पर ताला लगा था और वो उस ताले को खोल नहीं पा रही थी। बार बार उसका मन उसे ऐसा करने से रोक लेता। यह भीतरी युद्ध उसके लिए असहनीय था। वो अधिक दिन तक इस तरह नहीं जी सकती थी। वो जानती थी एक दिन उसके भीतर का लावा फूट पड़ेगा। इसी बात का उसे डर था। लावा फूटने के परिणाम से भी वो भली भांति परिचित थी। उस दिन के बाद का समय संपदा के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा। गर्मियों के दिन थे जो यहाँ लंबे होते हैं। अमेरिका में रात 8 बजे तक सूरज नहीं छिपता। इस देश में आकर वैसे ही वो दो संस्कृतियों के टकराव से पैदा हुए अवसाद से निकलने की कोशिश कर रही थी। परिवार में होते हुए भी वो अकेला महसूस कर रही थी। पक्षियों का चहचहाना तक उसे सुनाई नहीं देता। वातावरण में किसी तरह का शोर नहीं, चारों ओर सन्नाटा रहता है।
वो फ़ोन पर अक्सर अपने पीहर वालों से बात करती, व्हाट्सएप पर भी हर रोज़ की दिनचर्या अपने परिवार से साझा करती, पर अपने भीतर की घुटन किसी को नहीं बता पाई उन्हें कि उसने क्या देखा, वो किस पीड़ा से गुजर रही थी। किसी को नहीं कह पाई कि ऐसे संबंध वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो बेहद मानसिक तनाव झेल रही थी। बस जूझ रही थी अकेली अपने आप से, अपनी सोचों से, अपने असूलों से, और कोई राह नहीं खोज पा रही थी। दोपहर यहाँ बहुत अलसाई होती है और वो अपने कमरे में ऑल माई चिल्ड्रन या वन लाइफ टू लिव दोपहर के सीरियल देखते हुए अपनी उदासी और अकेलापन दूर करती। एक सुस्त दोपहर को अम्मा जी उसके कमरे में आई और बोली, संपदा हमें मंदिर ले चल, वहाँ भागवत की कथा चल रही है, हमें सुनने जाना है, बाबूजी बाहर लॉन में खड़े हैं। अम्मा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप नीरा भाभी को ले जाएं। मैंने तुम्हें कहा है तुम चलो, जितनी ड्राइविंग करोगी उतना हाथ खुलेगा। कुछ ही दिनों में वो जान गई थी, अम्मा जी का कहा कोई टाल नहीं सकता। वो मन मार कर उठी और कार की चाबियां लेकर गैराज में आ गई। रास्ते भर और मंदिर में भागवत कथा में बैठी संपदा अपने विवेक की ऊन से विचारों का स्वेटर बुनती रही। जब से वो इस घर में आई है, अम्मा जी कभी दोपहर को मंदिर नहीं गई, फिर आज क्यों? शायद उसे घर से बाहर लाने के लिए वे मंदिर आई हैं। घर में जो हो रहा है हो सकता है अम्मा जी को पता हो, पर एक माँ ऐसा अनर्थ कैसे होने दे सकती है? अम्मा जी का इस समय मंदिर आना संयोग मात्र भी हो सकता है। विवेक और विचारों की टकराहट चलती रही, कुछ स्वेटर बुनता और कुछ उधड़ जाता। अब तक संपदा ये समझ चुकी है कि इस देश में भी स्वदेश की तरह जिन परिवारों का इकट्ठा व्यवसाय है वे सब एक साथ रहते हैं। रहना उसे इसी परिवार में है। शादी से पहले उसे बता दिया गया था कि ससुराल का संयुक्त परिवार है। वैसे वो जिस परिवार से आई है वहाँ भी सारा परिवार इकट्ठा एक ही घर में रहता है, इसलिए उसे कुछ अंतर नहीं पड़ा। ससुराल और पति से उसे कोई शिकायत नहीं, पर जो देखा वो भूल नहीं पा रही है। सही और गलत का द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ रहा, एक भंवर सा बन गया है जिसमें वो गहरे डूब रही है। नीरा भाभी एक बार भी उसके कमरे में नहीं आई। कहीं उसकी बेरुखी और बदले व्यवहार से उन्हें शंका तो नहीं हो गई कि उसे उनके संबंधों का पता चल गया था? शंका होती तो अम्मा जी उसे जरूर कुरेद लेती। नीरा भाभी उसे स्नेह की चादर उड़ाने अवश्य आती। सब जानते हैं वो भावुक है, जल्दी ही पिघल जाती है। वो स्वयं से ही तर्क वितर्क करती रहती। सोच बेहद नकारात्मक हो गई थी जो उसे तंग कर रही थी। उसकी सकारात्मकता जैसे कोसों दूर भाग चुकी थी। अंत में उसने अपने विचारों की लगाम संभाली, उन्हें विराम दिया और स्वयं को समझाया। किसी को कुछ पता नहीं चला, उसके मन का वहम था। उसकी अस्त व्यस्त अवस्था उसे विचलित करके तरह तरह के विचारों को जन्म दे रही थी। कीर्तन शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गई नारायण की स्तुति। साजों की आवाज़ ने उसके सोच के तंत्रों को झंकृत कर दिया और उसके विचारों की श्रृंखला टूट गई। आरती के बाद प्रसाद लेकर वे घर को चल पड़े। घर के पास पहुंचते उसने कमल को कार में जाते देखा। अम्मा जी, वो सामने वाली कार में कमल था। अकस्मात उसके मुंह से निकल गया। होगा, मैंने देखा नहीं, अम्मा जी ने बेपरवाही से कहा। काम छोड़कर आया होगा, उससे रहा नहीं गया। संपदा किसी काम से घर आया होगा, कुछ भूल गया होगा। छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ, मैं तुम्हारे सामने उससे पूछ लूँगी, तसल्ली कर लेना। बातों का बतंगड़ बनाने से घर की शांति भंग होती है, अम्मा जी ने उसे झिड़कते हुए कहा। उनकी झिड़क पर उसने खामोशी से दोनों की तरफ देखा। अम्मा और बाबूजी के चेहरे पर तलखी आ गई। घर आकर संपदा अपने कमरे में बंद हो गई। उसके कंधे दुख रहे थे, सिर भारी था, जैसे कंधे उसके सिर का बोझ नहीं उठा पा रहे। माँ को फ़ोन करने के लिए बार बार उसके हाथ फ़ोन की ओर बढ़े, पर वो उन्हें फ़ोन नहीं कर पाई। तभी नीरा उसके कमरे में आई। वो उसके करीब आकर बैठ गई। संपदा का चेहरा तन गया। क्या बात है संपदा, तुम्हारा ये रूखापन हम पहली बार देख रहे हैं। कोई तो कारण होगा इसका। किसी की कोई बात बुरी लगी या देवर जी से मनमुटाव हुआ है? नीरा के पूछने पर संपदा ने कोई उत्तर नहीं दिया, खामोश रही। लाड़ो, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो हल कैसे निकलेगा? मिश्री घुली आवाज़ में नीरा ने कहा। नीरा प्यार से उसे लाड़ो कहती है। संपदा ने नीरा की ओर देखे बिना कहा, भाभी मुझे अकेला छोड़ दें, इस समय मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। नीरा वहाँ से उठकर चली गई। उसे नीरा पर गुस्सा आ रहा था। शर्म घोलकर पी ली थी, चेहरा ग्लानि रहित था। कितने आत्मविश्वास के साथ बातें करने आई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके भीतर आक्रोश बढ़ने लगा।
जब भी उसकी भावनाएं आपे से बाहर होती, वो लंबी लंबी सांसें लेकर उन्हें काबू में करती। उसने स्वयं को ही तर्क देने शुरू कर दिए। दूसरों के कर्मों से वो इतनी परेशान क्यों हो गई? वो तो ससुराल वालों से बेइंतहा खुश थी, बेहद इज्जत करती थी। एक शालीन और सुलझे हुए परिवार में शादी करवाकर वो गर्व अनुभव करती थी। सब सदस्यों की भद्रता से वो प्रभावित थी। शादी से पहले शिव ने अपने बचपन से लेकर जवानी के सब किस्से उसके साथ साझा किए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति और व्यवसाय के बारे में सब कुछ बता दिया था। परिवार के हर सदस्य के स्वभाव से भी परिचित करवा दिया था, ताकि वो जल्दी ही परिवार में हिल मिल जाए। शिव की सच्चाई और ईमानदारी पर वो फिदा थी। परिवार के प्रगतिशील विचारों की वो कायल थी, पर इस तरह की आज़ादी उसे स्वीकार्य नहीं। तो फिर वो अपने आप को इतनी सजा क्यों दे रही थी? विरोध क्यों नहीं करती? कुछ कहती क्यों नहीं? अपनी भावनाएं स्पष्ट करने से वो घबरा क्यों रही थी? एक अनजाना भय उसके भीतर बैठ गया था। कुछ खोने का डर था उसे। क्या खोएगी? खोना उसकी सोच की पकड़ में नहीं आ रहा। बड़ी देर वो अपने साथ तर्क वितर्क करती रही, फिर अचानक उठी और नीरा को फ़ोन मिला दिया। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे कमरे में आ जाएं। नीरा मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। संपदा आंखें उठाकर बात शुरू नहीं कर सकी। उसने फ़ोन तो कर दिया था, अब उसे पता नहीं चल रहा कि बात कहाँ से शुरू करे। नीरा ने उसका चेहरा उठाया। लाडो, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। मेरी ओर देख, मैंने जो किया उसका मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं। मेरी ज़रूरत और मजबूरी थी। ज़रूरत और मजबूरी में भी गलत कदम उठाना मुझे गवारा नहीं। संपदा ने अपनी नज़रें उठाईं और नीरा के चेहरे पर टिका दी। जो तुम्हारे लिए गलत है वह किसी और के लिए सही हो सकता है। सबकी सोच और तकदीर एक जैसी नहीं होती। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक औरत को दूसरी औरत का दर्द समझना होगा। फिर जो सोचना चाहो मेरे बारे में सोच लेना। मुझे जब पता चला देव तुम्हारे जेठ जी बाप नहीं बन सकते, मैं बहुत दुखी हुई। बेहतरीन इलाज करवाया गया, सब निष्फल रहा। देव के शुक्राणु बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रखते। वे मात्रा में भी बहुत कम हैं। कोई दवाई उनकी मात्रा और क्षमता नहीं बढ़ा सकी। मैं बच्चों की शौकीन हूँ, मुझे बच्चे चाहिए। देव से बेहद प्यार करती हूँ, उनसे अलग नहीं हो सकती। अगर मैं बांझ होती और देव मुझे छोड़ देते, मुझे कितना दुख होता। छोड़ने की पीड़ा मैं देव को नहीं देना चाहती। नीरा बहुत भावुक होकर बोल रही थी। जब जेठ जी को आपके कारनामे का पता चलेगा तो उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचेगी? भाभी जी, जिस युग में हम सांस ले रहे हैं, इस युग में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बच्चा पैदा करने के कई विकल्प हैं। फिर आपने कमल को ही क्यों चुना? संपदा ने गुस्से में कहा। नीरा शांति से सुनती रही, फिर बोली, एक विकल्प था बच्चा गोद लेने का, पर मैं स्वयं माँ बनने का सुख लेना चाहती थी। बच्चे के लिए मैंने कई वर्ष इंतज़ार किया। मेरी उम्र बीत रही है। पहले स्वयं माँ बन लूँ, फिर दूसरा बच्चा अडॉप्ट करूँगी। दूसरे विकल्प की ओर आपने ध्यान नहीं दिया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। संबंध बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आप माँ बन जाती। संपदा का रोष बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने वंश का अंश चाहिए। फर्टिलिटी क्लिनिक जाती, वहाँ कई तरीके थे। वंश का अंश मिल जाता आपको। परिवार के किसी भी मर्द से स्पर्म डोनेट करवा लेती, पर नहीं, आपको तो संसर्ग से बच्चा चाहिए था। दुख इस बात का है कि कमल तो मर्द है, उसने अपनी मंगेतर जिजेल के बारे में भी नहीं सोचा। आप तो औरत हैं, आपको तो सोचना चाहिए था। आपने सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा। संपदा का चेहरा तमतमा गया। जिजेल ने मेरा दुख समझा। उसकी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। उसे अपने प्यार, कमल और अपने आप पर भरोसा है, और सबसे बढ़कर उसे मुझ पर भरोसा है। गंभीर भाव से नीरा ने उत्तर दिया। बकवास बंद कीजिए भाभी। कोई महिला अपनी मर्जी से इसकी इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे वो कॉकेशियन क्यों ना हो। नैतिक अनैतिक हर युग की, हर देश की महिला जानती है। संपदा की आवाज़ ऊंची हो गई। संपदा, ऊंची आवाज़ से तुम सच को झुठला नहीं सकती। तुम्हारे उसूल अपने हैं, क्या सही और क्या गलत, क्या नैतिक और क्या अनैतिक। हर इंसान की निजी सोच पर निर्भर करता है। हर इंसान इस पर मंथन करता है, और ये मंथन उस इंसान की संपत्ति होता है। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा मंथन तुम्हारी अपनी संपत्ति है। उसे दूसरों पर थोपना जायज़ नहीं। तुमने एक तरह से मुझे झूठा कहा है। फ़ोन तुम्हारे पास पड़ा है, जिजुल को फ़ोन करके तुम पूछ लो। मीरा उसी तरह शांत और गंभीर बोलती गई।
फर्टिलिटी क्लिनिक भी गई थी। जिन तरीकों की तुम बात करती हो उन्हें आजमाने। शिव और कमल ने स्पर्म डोनेट किए थे। तकदीर को कुछ और मंजूर था। दोनों के स्पर्म शरीर छोड़ते ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाँ, डॉक्टरी जांच से इतना पता चला कि कमल के स्पर्म महिला संसर्ग से बच सकते हैं। तब यह तरीका अपनाया गया। यह संबंध सिर्फ प्रजनन के लिए था, भावनात्मक कुछ भी नहीं। भाभी, मैंने बहुत ऊटपटांग सुन लिया, अब एक शब्द और नहीं। जानवर भी प्रजनन प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आप कह रही हैं। संपदा ने बात अधूरी छोड़ दी। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कैसे हुआ था? कुंती के बेटे कहाँ से आए थे? क्या पौराणिक कथाओं तक सब जायज है, बाकी सबके लिए गलत? ये कहकर नीरा का चेहरा तमतमा गया। लाड़ो, आकाश में उड़ने वाला परिंदा जब धरती के ठोस धरातल पर पैर रखता है तब उसे एहसास होता है कि यथार्थ की कठोरता क्या है। उसके मधुर गीत वृक्षों की डालियों पर, आकाश की फिजाओं में ही गूंजते हैं। जमीन पर पांव रखकर वो गीत नहीं गाता। कल्पना लोक में विचरण कर तुम जीवन की कटुता को नहीं समझ सकती। आकर्षण, प्रेम, लस्ट और सच्चे प्रेम के अंतर को जिस दिन तुम समझ जाओगी उस दिन तुम मेरे सच को भी जान जाओगी। देव से मैं सच्चा प्यार करती हूँ और कमल के साथ अपने रिश्ते की गरिमा की रक्षा करना भी मैं जानती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर संपदा का चेहरा कई भाव बदलने लगा। मीरा कुछ पल विराम लेकर दृढ़ता से बोली, सुनो संपदा, अब मुझे तुम्हें वो बताना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। उस सच की आँच को तुम सह भी पाओगी या नहीं अभी कह नहीं सकती, पर तुम्हारे बढ़ते रोष की आग को ठंडा करना भी उतना ही जरूरी है जितना सच को छुपाना। शिव की भी वही समस्या है जो देव की है। दोनों को ये पारिवारिक जीन्स की देन है, जेनेटिक प्रॉब्लम। डॉक्टरों ने परिवार की हिस्ट्री को जानकर ये पाया कि परिवार के कई बुजुर्ग भी इससे पीड़ित थे। बाऊजी के तायाजी और चाचा जी के भी कोई बच्चा नहीं था और बाऊजी बहुत इलाजों के बाद हुए थे। लाडो, क्या करोगी जब मां नहीं बन पाओगी? कहकर नीरा चुप हो गई। उसके मुंह से निकले शब्दों की ध्वनियों से कमरे में स्तब्धता का कोहरा फैलकर संपदा के अस्तित्व पर छाने लगा। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी विकल्प। ये कहानी उनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक 10 प्रतिनिधि कहानियाँ से ली गई है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।